एक आई थिंक संदीप माहेश्वरी जी के आप शो में गए थे, राइट? हाँ जी 2023 में ही Yes. मैंने भी देखा वो एपिसोड, सबने देखा। और आपसे जैसे मैं फेसबुक पे भी कनेक्ट हूँ, आप उनके काफ़ी बड़े वाले फ़ैन हैं वैसे तो, मेरे को मालूम है। उनके साथ जो आपकी मुलाकात हुई वो कैसे थी? मैंने देखा महेंद्र सिंह धोनी का कोई तो वीडियो वायरल हो रहा है हुक्का पीते हुए, ठीक है। एक यूट्यूबर जिसके साथ आपने कोलैब किया या इंटरव्यू किया और लगा यार कहाँ फंस गए हो। और एक और चीज मेरे को लगता है कि संदीप सर ने जिस तरह से बोला कि आप स्कैमर हो, ये हो, आप जज नहीं बन सकते, मुझे भी ऐसा लगता है। यूट्यूब बंद हो गया, चैनल बंद हो गया, वो फियर जो मतलब एक सिक्योरिटी तो नहीं है कहीं ना कहीं, हर किसी के माइंड में ये चीज़ बैक एंड द माइंड चलती रहती है कि चाहे वो जितना मर्जी क्रिएटर बन जाए। अच्छा लगा, इस बार क्वेश्चंस थोड़े अलग थे और थोड़ी कंट्रोवर्सी वगैरह भी हमने बातें करी है, कंट्रोवर्सी से देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले सतीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल के ऊपर। और बताइए हमारी ऑडियंस को कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच संजय भाई अपने चैनल पर बुलाने के लिए। मुझे याद है कि मैं आपके चैनल पर 2 बार आ चुका हूँ, आई थिंक। जी जी जी, है ना, तो तीसरी बार फिर से बुलाने के लिए थैंक यू भाई। और मैं एकदम बढ़िया हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। हमें बार बार आप ही की याद आती है। सीधा मेरा डायरेक्ट सबसे पहला आपसे एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में घूम रहा है, कैसा लग रहा है इंडिया का नंबर 1 मेक मनी ऑनलाइन चैनल बन के? भाई ये तो देखो, एक तरीके से बोले तो सेल्फ क्लेम्ड है, बट मैंने सेल्फ क्लेम्ड भी ऐसे करा कि पहले बहुत सारे मैंने रिसर्च करे इंडिया में, देखे कि और कौन से चैनल्स हैं जो हमारे जैसा कंटेंट बना रहा है या फिर मेनली फोकस्ड है मेक मनी ऑनलाइन पे। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो लाइक मनी से रिलेटेड, मेक मनी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, बट उनका कंटेंट काफ़ी वो होता है कि कभी ऑफलाइन के बारे में बताएंगे, कभी बिजनेसेस बताएंगे, फिर कभी कुछ और बताएंगे। मैंने जितनी भी लेजिट तरीके हैं मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, मैंने सारे कवर करे हुए हैं। मोस्टली हम ब्लॉगिंग को ज़्यादा हमने वो किया हुआ है, ग्लैमराइज किया हुआ है। रीज़न ये है कि मेरे करियर की शुरुआत भी ब्लॉगिंग से हुई थी एंड काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं, तो क्वेश्चंस जब आते रहते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बना देता हूँ। तो फिलहाल सेल्फ क्लेम्ड है, बट अगर मुझे लगेगा कि और कोई है तो मैं अपना पोजीशन यहाँ से हटा लूँगा। बट ठीक है, अच्छा लगता है कि भाई कोई और अभी नहीं है इतना बड़ा चैनल और ये सब लोगों का प्यार है। हाँ, नहीं नहीं, आपका तो चलो सेल्फ क्लेम्ड है और लोग भी कहते हैं ना, हमने तो व्यूअर्स का सुना है, व्यूअर्स बोल रहे हैं ये। क्या बात है, फिर तो अच्छी बात है भाई। और आपने वैसे मैंने देखा कि जैसे मेक मनी ऑनलाइन में लास्ट 12 मंथ का अगर मैं कंटेंट देखूं, मैं तो आपको मतलब काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए हैं। तो आपने एक शिफ्ट किया है अपने कंटेंट में यूट्यूब से ब्लॉगिंग, बिल्कुल पूरी तरह से। अभी आप जैसे ज़्यादातर इंटरव्यू भी ब्लॉगिंग है 90% अगर मैं देखूं, ऐसा क्यों? शिफ्ट एकदम से नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे तो पूरे साल में मैंने कुछ 40 वीडियोस बनाई हैं इस साल 2023 में, जिसमें से 18 वीडियोस ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। तो हम इसको 50% से तो कम ही है, लाइक 40 से ज़्यादा वीडियोस हमने बनाई, 40 से ज़्यादा बनाई है। उसमें से 18 वीडियोस हमारी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, इंटरव्यूज और सोलो वीडियोस मिला के। मेरा मेनली जैसे फोकस ये रहता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं ऑलरेडी फीचर कर चुका हूँ, इवन बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, जैसे अमित वड़ाना भी आए थे। जी 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 जी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि लोगों को क्रिएटर्स के बारे में पता चल जाता है उनके इंस्टाग्राम के थ्रू, उनके चैनल के थ्रू, कि मोटा मोटी ये करते क्या है, इनका बिजनेस क्या है। मेरा इंटरेस्ट बढ़ा वहाँ पे जहाँ पे हिडन लोगों के प्रति, कि जो लोग अननोन है, अंडरग्राउंड है और पैसे बना रहे हैं। और आप भी देखोगे ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम फेमस ना हो बट पैसे ज्यादा कमाए, बट रिच हो जाओ, फेमस ज्यादा ना हो। इवन एक टाइम के बाद मेरे को भी ये लगता है कि अगर हम सेलिब्रिटीज की लाइफ देखते हैं, वो लोग आसानी से सड़कों पे घूम नहीं सकते, मार्केट नहीं जा सकते, मॉल नहीं जा सकते, उनको अगर जाना होगा तो पूरी सिक्योरिटी के साथ में जाना पड़ेगा। तो एक टाइम के बाद ना हर एक क्रिएटर भी अभी सोचने लगा है यार कम थोड़ा फेमस रहे बट पैसा ज़्यादा कमाए। तो मुझे लगा कि लोगों का भी इंटरेस्ट है इसमें कि ब्लॉगिंग टाइप की चीज़ों में या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें फेस ना दिखाना पड़े और हम फिर भी पैसे बना ले, करियर बना ले। तो इस वजह से थोड़ा सा उसके तरफ में कंटेंट ज़्यादा रहता है। समझ गया मैं। और सेम फीलिंग है वैसे मेरी भी कि भाई ज़्यादा फेम वगैरह ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है। एक और चीज़ यहाँ पे आता है संजय भाई, जैसे मान लो एज अ क्रिएटर कोई भगवान तो नहीं है ना, कोई
छोटी मोटी गलतियां तो करता ही होगा। अभी जैसे मैंने देखा महेंद्र सिंह धोनी का कोई तो वीडियो वायरल हो रहा है हुक्का पीते हुए, ठीक है, हुक्का पी रहे हैं और धुआं छोड़ रहे हैं, तो उसको वायरल कर दिया लोगों ने। तो अब ये चीज कोई टॉपिक नहीं रह गया कि यार हुक्का पीना गलत है, देखो धोनी क्या सेट कर रहे हैं, ऐसा लोगों को कैसे जाएगा, लोगों पे क्या इफेक्ट करेगा, तो इसके बारे में लोग अब बातें करने लग रहे हैं। बट हुक्का आप देखोगे नॉर्मली बहुत सारे लोग पीते हैं, है ना, लोग, बट सेलिब्रिटी पी रहा है तो उस पर बवाल मच जा रहा है। तो वही है कि गलती से आप कोई भी छोटी सी भी गलती अगर आपकी पकड़ी गई तो उस बात का इतना बतंगड़ बनेगा कि ये चीज भी क्रिएटर्स नहीं चाहते, लोग पकड़ के नीचे कर देंगे, पकड़ के नीचे करने लगेंगे, छोटी छोटी चीजों को खींचा जाएगा, तो इस चीज का भी डर रहता है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, ज्यादा भी फेमस होना सही नहीं है, मॉडरेट आप, ठीक है, लोग आपको जानते हैं और आप अच्छी लाइफ जी पा रहे हो, पैसे ज्यादा कमा रहे हो, तो वो ज्यादा मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, मेक सेंस बिल्कुल। सही है, क्रिएटर्स की लाइफ तो थोड़ा ऐसा ही है। आप बताइए कि आप सेटिस्फाइड हैं अपनी क्रिएटर की लाइफ से? मैं तो बहुत खुश हूँ यार, और मैंने जितने सपने देखे थे उससे कहीं ज़्यादा ही यूट्यूब ने दिया या फिर इस जर्नी ने दिया। पिछले 8 सालों से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ फुल टाइम, एंड इन 8 सालों में मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। अगर प्रोफेशनली भी देखे तो प्लस पर्सनल लाइफ में भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं सच में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह की लाइफ में जी पाऊंगा, और ये चीज़ें इवेंचुअली हुई हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पहले से चीज़ें प्लान करी है, पहले से चीज़ें सीखी है। मैं इस जर्नी में सीखते गया, करते गया, और जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती गई वो चीज़ मैं सीखते गया। अगर एग्जांपल देना चाहो तो जब थोड़े बहुत पैसे बनाने लगा था मैं यूट्यूब से 2-3 साल के बाद में, जब 2016 मैंने शुरू किया था, एंड उसके बाद थोड़े पैसे कमाने लगा, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार अगर ये पैसे मान लो आ रहे हैं, कल को आने बंद हो गए तो फिर क्या होगा। तो उस थॉट ने मेरे को बताया, उस थॉट की वजह से मेरे को ये पता चला कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहिए खुद को, कि ताकि फ्यूचर में अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो भी मैं कॉन्फिडेंट रह सकूं। और वहाँ से मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा 2019-20 में, एंड काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टमेंट वगैरह करना शुरू किया, अलग अलग एसेट्स में मैंने डाले पैसे, एंड वो भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो मेरा बन चुका है आज के टाइम तक। तो चीज़ें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई वो चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे YouTube के करियर में ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने पैसे कमाना सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, तो मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे माइंड में इसी से रिलेटेड ही आ रहा है कि जो हमने लिखा भी था कि चलो सतीश भाई अगर आएंगे उनसे यही पूछेंगे, क्योंकि ये हर क्रिएटर के अंदर होता है। यूट्यूब बंद हो गया, चैनल बंद हो गया, वो फियर जो मतलब एक सिक्योरिटी तो नहीं है, कहीं ना कहीं हर किसी के माइंड में ये चीज़ बैक एंड द माइंड चलती रहती है कि चाहे वो जितना मर्जी क्रिएटर बन जाए। मैंने हर बड़े क्रिएटर के मुंह से ये कभी ना कभी सुना है। तो आप इस चीज़ को कैसे मतलब फाइनेंशियली कैसे सिक्योर कर रहे हैं, या फिर कुछ और आपका बी प्लान है? बिल्कुल, और ये देखो, ये सवाल अगर कोई पूछ नहीं रहा है फिर भी एक क्रिएटर के माइंड में होना ही चाहिए, इस चीज़ का एक प्लान होना चाहिए कि भाई जो चीज़ से आप पैसे बना रहे हो, जो चीज़ आपका चल रहा है, बाई चांस अगर कुछ ऐसा हुआ कि वो ना चले तो क्या करोगे आप? रोड पे तो नहीं आ जाओगे। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आया था, मेरे दिमाग में लोगों ने ही ऐसा कर दिया कि भाई तू बहुत उड़ रहा है, तेरे अगर चैनल डिलीट हो जाएंगे तो क्या करेगा। और मेरे को वो सोचने पे मजबूर कर दिया। एंड उसी समय 2017 की बात है, उसी समय मैंने 4-5 चैनल और बना दिए अलग अलग कैटेगरी के, कि मैं फुल टाइम कर रहा था, मेरे पास इतना टाइम था कि मैं 4-5 चैनल मैनेज कर सकता हूं, और अलग अलग टीम के साथ में। जैसे मैं फिटनेस भी मैंने बनाया, टेक पे मैंने बनाया। फिटनेस में मेरा प्रोडक्शन रहता था, बिहाइंड द सीन में होता था, मैं फ्रंट पे नहीं होता था, मेरा कजन होता था। तो ऐसे करके हमने टेक पे बनाया, फिटनेस पे बनाया, फिर कॉमेडी हम करते थे, फिर हमने मेक मनी ऑनलाइन चैनल शुरू किया 2018 में। फिर हमने एक यूट्यूबर द इंडियन यूट्यूबर शो हमने शुरू किया, जिसमें इंडियाज़ पहला इंटरव्यू चैनल था वो, जिसपे हम यूट्यूबर्स का इंटरव्यू करते थे। तो वहां से शुरू हुई थी, 2017 में ही हमने शुरू कर दिया। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हमने शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि भाई हम एक पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। क्योंकि आपको पता होगा उस वक्त 2017 में काफी एडसेंस भी डिसेबल होते थे इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से। तो एक बार अगर एडसेंस डिसेबल हो गया तो आप वापिस उसको चालू नहीं कर सकते। और एडसेंस ही माई बाप है भाई, अगर यूट्यूबर्स को देखा जाए तो शुरुआत वहीं से होती है पैसे कमाने की। फिर जाके जब चैनल ग्रो होता है तो फिर ब्रांड डील्स और दुनिया भर की चीजें आती हैं। तो उसी वक्त मैंने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ हमारा एक ब्लॉगिंग भी एक इनकम सोर्स था, $1000-1500 उस वक्त बनने लगे थे 2018-19 में।
तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए। और रही बात जैसे जब पैसे और बनाने लगा तो पैसे से पैसे कैसे बनाए इस चीज़ को पढ़ने लगा, तो इन्वेस्टमेंट करने लगा मैं अलग अलग एसेट्स में, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। और आज के डेट में भी हम मल्टीपल चैनल्स पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल ब्लॉग्स पे काम कर रहे हैं। और कोशिश अभी मेरी ये है कि ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटेड हो, लाइक मेरा इन्वॉल्वमेंट कम हो और वहाँ से भी पैसे बने। तो एक टीम हम बनाने में ज़्यादा हम कोशिश में लगे रहते हैं कि टीम हो और उस चीज़ को करे, तो इस तरीके से काम हो रही है जी। मतलब धीरे धीरे क्रिएटर से एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट आने लग गया, कह सकते हैं हाँ। वो जरूरी भी आई थिंक। और अगर मोटा पैसा कमाना है, स्केल करना है, तो भाई एंटरप्रेन्योर वाली थिंकिंग तो लानी ही पड़ेगी, ये वाला माइंडसेट लानी पड़ेगी। हाँ। लेकिन सतीश भाई आप मानते हो कि 90% क्रिएटर्स सिर्फ उसी क्रिएटर जोन में रह जाते हैं? इसलिए रह जाते हैं ना कि किसी ने सोचा नहीं होता है कि भाई हम यहाँ से इतने पैसे भी बना सकते हैं। और जब हम पैसे बनाने लगते हैं तो हमारा दिमाग उतना काम नहीं करता है, हम फिर और नहीं सोच पाते। जैसे होता है कि इंसान को जब भूख लगी रहती है तभी हाथ पांव मारता है, और भूख जब मिट जाता है तो चिल करने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि हमने सोचा है कि मान लो हम महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, और जब 2-3 लाख रुपए आने लगते हैं तो हम तो बोलते हैं बल्ले बल्ले। अब वो कब तक आएगा किसी को नहीं पता। तो जब 2-3 लाख आ रहा है तो फिर उस पैसे में से थोड़े पैसे अपने और बिजनेसेस बनाने में लगाओ। बिल्कुल। और कोशिश ये करो कि आपका जो इनकम सोर्स है डाइवर्सिफाइड हो, लाइक अलग अलग जगह से आप पैसे कमाओ। अब एक ही सोर्स से अगर पैसे आ रहा है, और खास करके ऑनलाइन, तो बहुत बड़ा रिस्क है। ऑनलाइन क्या ऑफलाइन भी आप देखोगे ना, अगर कोई एक बिजनेस कर रहा है और एक ही गल्ले पे बैठा है तो उसके लिए रिस्क है, कभी भी वो उसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। दूसरा कोई मार्केट में आ गया, उसका दुकान चलनी बंद हो जाएगी, फिर दूसरा वो चलने लगेगा। तो हर जगह पे है डाइवर्सिफाई, मुझे लगता है करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मेरे को एक चीज़ जो मैं नोट करना चाहता हूँ, मैं मतलब नोट कर रहा हूँ गाइस, कि मैंने सतीश भाई के साथ बहुत सालों पहले आप कह सकते हो पॉडकास्ट किया था। उस टाइम झुनझुन वाला एंड ऑल था। अभी उस टाइम के सतीश भाई और आज के सतीश भाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, माइंडसेट में वो ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं कह सकता हूँ। राइट। तो यही ग्रोथ है जो हमें सिर्फ फाइनेंशियली, तो चलो हम स्टेटसेस में क्रिएटर के या फिर सारी चीज़ों में देखते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन माइंडसेट की ग्रोथ देखो कि कहाँ से कहाँ वो पहुंच गई है। और इसका सतीश भाई जी, इसका रीजन भी मैं बताना चाहूंगा संजय भाई, कि इसका रीजन है कि नेटवर्किंग। मैं मतलब जो मेरे से हाई लेवल के लोग हैं, मैं उनसे सीखता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ कि भाई आप कैसे यहाँ पे आए। तो उनसे ये सब चीजें पूछता हूँ। बहुत क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि भाई आप 500 करोड़ कैसे मैनेज कर रहे हो, आप 100 करोड़ जब आपने कमाया तो भाई कैसी फीलिंग थी, कैसे हैंडल कर पाते हो, आप समझ रहे हो। तो जब देखो आदमी 2-4 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार अगर आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हो, तो उतना दिक्कत नहीं होगा। बट अगर बात आती है 100 करोड़, 500 करोड़, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, मान लो 100 करोड़ की, हमें पैसे ट्रांसफर करने 100 करोड़, तो सोचने में वो चाहिए ना, वो डिसीजन पावर तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो सब चीजें मैं बात करता हूँ जो भी मेरे से हाई लेवल के लोग हैं। अभी तो है कि ब्लेस्ड हैं कि इस यूट्यूब की वजह से लोग हमसे कनेक्ट भी हो जाते हैं, कि उनको दिखता है हाँ भाई यूट्यूब पे अच्छे खासे नंबर्स हैं, तो वो लोग बात भी कर लेते हैं। इनिशियली ऐसे नहीं होता है कि भाई आप किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो जाओ, ऐसे नहीं होता है। आपके पास भी कुछ होना चाहिए कि उनको क्या आप वैल्यू दोगे, कि वो आपसे दोस्ती रखें या फिर कनेक्शन रखें। तो नेटवर्किंग को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ कि माइंडसेट को, और साथ ही साथ बुक्स भी मैंने पढ़ने शुरू कर दिए थे 2019-20 में, तो उसकी वजह से भी माइंडसेट में बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। दिख रहा है वो, आपकी बातों से पता लग रहा है हमें डेफिनेटली। 2023 की आई थिंक आपकी जो बहुत वैसे बड़ी अचीवमेंट्स रही होंगी, लेकिन एक आई थिंक संदीप महेश्वरी जी के आप शो में गए थे, राइट? 2023 में ही मैंने भी देखा वो एपिसोड, सबने देखा। और आपसे जैसे मैं फेसबुक पे भी कनेक्ट हूँ, आप उनके काफ़ी बड़े वाले फ़ैन हैं वैसे तो, मेरे को मालूम है। उनके साथ जो आपकी मुलाकात हुई वो कैसे थी? भाई मुलाकात तो अच्छी थी। मेरे को तो पहले लगा कि जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, या फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता इंडस्ट्री में किसी का, बट अगर किसी सुपरस्टार से मिलने जाते हो तो उनको पता भी नहीं होता कि आप हो कौन। उनको बस ये है कि हाँ ठीक है, इसके साथ शूट करना है, चलो फटाफट करके निकलो। उनको इतनी दिलचस्पी भी नहीं होती है कि बंदा कौन है जिसके साथ मैं शूट करने वाला हूँ। यूजुअली आपने बहुत सारे जो रील वाले बंदे होते हैं जो कोलैब करते रहते हैं बॉलीवुड वालों के साथ में, उनका भी ऐसा ही एक्सपीरियंस रहता है कि सुपरस्टार के साथ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। मेरे दिमाग में ऐसा था मिलने से पहले, जब मैं उनसे मिला, उन्होंने बहुत सारी मेरी वीडियोस देख रखी थी पहले से। अच्छा। और जब शूट हमारा हुआ तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का शूट था, और उसके बाद फिर वो हमारे साथ ऐसे ब्रेकफास्ट पे बैठे, लाइक चाय और बिस्किट वगैरह। तो वहाँ पे लगभग 1 घंटे बात हुई, और फिर उन्होंने पूछा कि भाई आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया, फिर उन्होंने भी अपनी एक सलाह दी।
और मेरे भी कुछ क्वेश्चंस थे उनसे पर्सनली जो मुझे पूछने थे कभी कि अगर मैं इनसे कभी ज़िंदगी में मिलूंगा तो एक क्वेश्चंस मैं करूंगा, और मैंने पूछे भी। तो ऐसा लगा ही नहीं कि भाई मैं किसी ऐसे पर्सन से मिल रहा हूँ कि सुपरस्टार टाइप के, ऐसा नहीं था। बिल्कुल अच्छा फीलिंग था वो, मैं कनेक्ट कर पाया उनके साथ में, और जैसे उनको देखते आ रहा था लाइक पिछले 9-10 सालों से, वैसे ही मेरे को लगे। मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं लगा कि यार ये तो धोखा हो गया कि असलियत में इंसान कुछ और है और कैमरे पे कुछ और है, ऐसा नहीं था। मतलब जो जो माइंड में जो इमेज हाँ, थी वही थे वो, बिल्कुल वैसे ही उनके लिए जो इंसान है इमेज थी actual में। वैसी ही थी। बट अभी जो आप आजकल जो देखते हो वो सब थॉट्स मेरे अंदर आ गई थी कि ये लोग ट्रीट अच्छा नहीं करते हैं, जो लोग बड़े लोग होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है कि भाई एक साथ में 10 क्रिएटर बुला लेते हैं और शूट करते फटाफट निकाल लेते हैं। तो वैसा नहीं हुआ, वैसा मैं सोच के गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट काफी अच्छे से उन्होंने समय दिया और बातचीत हुई, मतलब मजा आ गया। मज़ा आ गया। तो इसी मतलब मेरे को एक और चीज़ पूछनी है आपसे। हाँ जी। कंट्रोवर्सी चल रहा है थोड़ा, क्या ओपिनियन है आपका? देखो कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं तो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी दोनों जी से मैं मिला हूँ, दोनों लोगों से मिला हूँ। और दोनों के साथ में लाइक संदीप सर के शो पे गया था, उधर बिंद्रा जी के साथ कोलैब हमारा था, एक मैंने इंटरव्यू किया था उनके साथ में। तो अभी इस कंट्रोवर्सी में मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है। मैंने तो लोगों को ये बोला, भाई देखो तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो या फिर जिनके बारे में मसाला सुनना चाह रहे हो वो ऑलरेडी बन चुके हैं कई सौ करोड़ों के, बनना तुम्हें है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा साइड हटो और फिर अपना कुछ करो कि फलाने क्या कर रहा है, फलाने ने उसको क्या बोल दिया, ये सब के बारे में मत ज़्यादा सोचो, अपना काम करो। मैंने इन लोगों को ये बोला था। बट अगर आपने पूछ दिया है तो अब अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मेरे हिसाब से देखो क्लास में 30 बच्चे होते हैं, ठीक है, एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, टीचर सबको एक घंटा टाइम देता है, सेम चीजें पढ़ा रहा है, सेम स्टाइल में पढ़ा रहा है, किसी को ऐसा नहीं कि स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ पढ़ा रहा होता है। बट आप देखोगे उसमें से अच्छे नंबर लाने वाले 5-10 बच्चे ही होते हैं, राइट। तो जो सफलता है ना, जो सक्सेस है, हर किसी को नहीं मिल सकती। जिसके अंदर जुनून है, जोश है, जिसका विजन वैसा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसके साथ 100% इनलाइन कर रहा है, उसके जुनून के साथ में, उसके जोश के साथ में, तभी वो सक्सेसफुल होएगा। आप देखो, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि संदीप माहेश्वरी सर के तो इतने सब्सक्राइबर है, 3 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर है, तो क्या 3 करोड़ लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं जो लोग उनकी वीडियोस को देखते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो भी नहीं उसका भी रेशियो यही होगा कि उसमें से 5-10% लोग सफल होंगे और बाकी के लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो ये रेशियो हर जगह देखने को मिलेगा, और इस बेस पे हम जज नहीं कर सकते कि टीचर ही खराब है। फिर मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि जब मैंने बिंद्रा जी की मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं पहले, कि जहाँ पे वो काफी वैल्यू देते हैं अपने फ्री की वीडियोस में। मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं लिया, किसी का भी कोर्स नहीं लिया, चाहे वो बिंद्रा जी हो चाहे कोई, किसी का भी मैंने कोर्स नहीं लिया आज तक, बट मैंने उनकी फ्री की वीडियोस देखी है, अच्छे से देखी है, और मेरे को वैल्यू मिला है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि अगर कोई इंसान फ्री में वैल्यू दे रहा है, और आप अगर उस इंसान का कोर्स लेने से पहले उसका फ्री का वीडियोस देख रहे हो, तब आप कन्विंस हुए, तब जाके आपने उसका कोर्स खरीदा, और आप ये बोलोगे कि कोर्स एकदम 0 रुपीज के, एकदम वैल्यू ही नहीं है कोई, मैं मानने को रेडी नहीं हूं। और एक और चीज मेरे को लगता है कि संदीप सर ने जिस तरह से बोला कि आप स्कैमर हो, ये हो, आप जज नहीं बन सकते। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप जज नहीं बन सकते। ये चीज अगर आप लीगली लेके जाना चाहते हो तो लीगली जाने दो, और फिर जो कोर्ट जो फैसला करेगा वो असली डिसीजन होगा, है ना, फाइनल डिसीजन वही होगा, कोर्ट जो बोलेगा। हम बस एलिगेशंस लगा सकते हैं कि आपने ऐसा किया वैसा किया, हम जजमेंट नहीं दे सकते, बराबर। और इससे क्या, अब देखो, अब बिंद्रा जी का भी बिजनेस काफी बड़ा है, तो वो भी पूरी ताकत से अपना केस लड़ेंगे। और इवन मेरे को एक चीज ये भी सही लगी थी कि उन्होंने संदीप सर से बोला था कि आमने सामने आके हम बात करते हैं, मन करे तो जनता को भी बुला लो, कैमरे पे फुल आप लाइव करके बात कर लो, या फिर जो भी, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि हम बात करते हैं और जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से सामने से पूछो। बट ऐसा नहीं हुआ। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ, हो सकता है कि संदीप सर और बिंद्रा सर आमने सामने आए, फिर बातचीत हो। अगर पब्लिकली इसको डिसाइड करवाना है तो आमने सामने आके बातें करो भाई। मेरे को ये लगा कि ये चीज होना चाहिए, बट ये चीज भी नहीं हुई। फिर उसके बाद से उनकी वाइफ वाला जो केस था वो आ गया सामने, तो फिर उसके बाद से मैंने बोला यार, अब ये तो उनका घर का मामला हो गया, अब इसमें अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो गलत होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होगा। अब जो कोर्ट करेगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट जो फैसला देगी, अब वही सच माना जाएगा, या फिर जो सच होगा वो बाहर तो आ ही जाएगा।
तो अभी मेरे तरफ से बस इतना ही स्टेटमेंट मैं दूंगा संजय भाई। मैंने कहीं और चीजें बोली नहीं है। मे बी लोग मेरे को इस चीज के लिए हेट भी करें, बट मुझे लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए जो मैंने बोला। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी का विरोध कर रहा हूँ। दोनों से मैं मिला हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से मैंने बातें रखी। हाँ, और कहीं ना कहीं आई थिंक बायर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है। एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ ज्यादातर लोग क्यों ठगे जाते हैं संजय भाई, आप देखो बहुत स्कैम चल रहा है, बहुत स्कैम चल रहा है, ऑनलाइन भी बहुत स्कैम चल रहा है। लोग ठगी क्यों जा रहे हैं? लोग या तो लालची है या तो सच में बेवकूफ है। राइट। ज्यादातर लोग इस, अब मेरे को बताओ, हम जब कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाले भी बोलते हैं हम प्लेसमेंट करवा देंगे, 100% प्लेसमेंट करवा देंगे। बहुत सारे कॉलेज वाले बोलते हैं 100% प्लेसमेंट। जॉब किसकी लगती है? 4-5 बच्चों की लगती है 29 बच्चों में। हाँ राइट, 100%। कितने लोग जाके बोलते हैं मेरा फीस वापस करो? बिल्कुल। फिर कॉलेज वाला भी बोलता है ना कि भाई हमने 75% अटेंडेंस बोला था मैंडेटरी हो। कितने बच्चे 75% पूरा कर पाते हैं? आप देखो, उन्हीं बच्चों में से होते हैं ना जो कैंटीन में टाइम पास कर रहे होते हैं, उन्हीं बच्चों में से होते हैं ना जो इधर उधर गेड़िया मार रहे होते हैं। तो पूरा का पूरा दोष हम सिर्फ टीचर पे नहीं दे सकते। और ऐसा भी नहीं है कि यार अगर आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो थोड़ा बहुत रिसर्च तो किया होगा ना, या फिर किसी का कोर्स लिया तो थोड़ा बहुत रिसर्च तो कर लेना चाहिए। आंखें बंद करके क्यों कर ले रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो वही मैं यही कहूंगा। और देखो ज्यादातर तो लोग यही है कि भाई इस 20,000 का कोर्स ले लो या 1,000 का कोर्स ले लो और बन जाओ करोड़पति, लखपति, जो भी है। इवन फ्री में इतना सारा कुछ है गूगल पे, यूट्यूब पे, कि लोग उससे अपनी लाइफ बदल सकते हैं। मैं सच में बता रहा हूँ, आज तक मैंने कोई कोर्स नहीं लिया और सारी चीजें मैंने सीखी है। मेरे को कुछ नहीं आता था। वो इंटेंट था ना आपका सीखने का, वो डेडिकेशन थी। इवन लोगों को ये पता हो ना कि भाई मेरे को क्या चीज सीखना है, क्या सर्च करना है ना, वो सीख सकते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी का नाम सुनते रहोगे। चैट जीपीटी किसके लिए अच्छा वर्क कर रहा है? जिसको प्रॉम्प्ट पता है कि मेरे को कौन से प्रॉम्प्ट डालने हैं, तो चैट जीपीटी मेरे को बेस्ट आंसर करेगा। तो वैसे ही अपने को ना वो कीवर्ड पता होने चाहिए कि मेरे को क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, जिसके बाद मेरे को गूगल अच्छा रिजल्ट दे, बेस्ट रिजल्ट मेरे सामने दे और मैं इसको पढ़ के चीजों को सीख पाऊं। और गूगल अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है कि आपको बेस्ट रिजल्ट लाके दे सामने, फर्स्ट पेज पे बेस्ट जो ब्लॉग्स हैं, जो कंटेंट है, वो आपके सामने रखे। सो इट मीन्स कि नहीं, सही है आपकी बात, बिल्कुल सही है। संजय भाई, अगर इसमें और भी कुछ मैं ऐड करूं, आपने देखा होगा मैं मल्टीपल टाइम्स मैंने कोर्सेज को लेके मैंने बहुत कुछ, मैंने एक वीडियो भी बनाया है फेक कोर्स सेलर्स के ऊपर। मैंने वीडियो बनाया है इंस्टाग्राम पे भी। मैं बोलता रहता हूं कि यार पहले तो कोर्स लो ही मत, मैं ये बोलता हूँ पहले तो कोर्स लो ही मत, बट ले रहे हो ना तो मेक श्योर करो जो तुम्हारा मेंटोर है, जिसका तुम कोर्स ले रहे हो, वो लेजिट बंदा हो, लेजिट बंदा हो। हाँ, और कोर्स लेके तुम एक एक्सपेक्टेशन मत रखना कि इसमें कुछ जादू होगा, कुछ ऐसा मैजिक होगा कि भाई तुम कोर्स पढ़ने के बाद, कोर्स करने के बाद तुम्हारी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंज होगी तो तुम्हारे वजह से चेंज होगी, तुमको ही वो चीजें करनी पड़ेंगी, इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल यार, जैसे मान लो हम जिम ज्वाइन करते हैं, अब ट्रेनर हमारा पेट बोलेगा ना, पेट कम करना है तो भाई एक्सरसाइज करो। अब ट्रेनर के करने से तो एक्सरसाइज, अगर ट्रेनर एक्सरसाइज करे हमारा पेट कम हो जाए तो वही बात हो गई ना कि टीचर को तो सब आ रहा है, तुम्हें क्या वो चीज आ रहा है कि नहीं, तुम उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं, जो चीजें तुमने सीखी है। ये तो हम ट्रेनर को यहाँ पे गलत नहीं बोल सकते ना कि यार मेरा तो पेट ही कम नहीं हुआ। या फिर अगर आपने एक्सरसाइज करी फिर जाके बर्गर और सारी चीजें रेल रहे हैं, ठूस रहे हैं तो कहाँ से कम होगा? तो वही चीजें हैं भाई, हम सारा का सारा इल्जाम ढकेल देते हैं उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर। हम अपना दोष नहीं देते या फिर हम अपनी गलती को नहीं मानते।